चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले एक बार के लिए डिफाइन कर लेते हैं कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। हाँ सुनिएगा इधर, हेलो। तो ये हमारे पास है एक सर्कुलर पाथ। सर्कुलर मोशन सिंपली कहने का मतलब होता है मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ क्या होता है? तो एक ऐसा पाथ जिसमें पाथ के किसी भी पॉइंट का, पाथ के किसी भी पॉइंट का सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फिक्स्ड रहता है। तो ऐसे पाथ को सर्कुलर मोशन कहते हैं। और इस सर्कुलर पाथ के अलोंग यदि किसी पार्टिकल का मोशन हो रहा है तो यही मोशन हमारा सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक है, इसमें एक डायरेक्शन और ध्यान रखिएगा कि ये वाली जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम लोग कहेंगे दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। और ये वाला जो डायरेक्शन है इसे हम लोग कहेंगे रेडियल या नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, समझ गए? तो सर्कुलर पाथ कहने का मतलब एक ऐसा पाथ जिसमें किसी भी पॉइंट का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस रिमेन फिक्स्ड, तो वो पाथ है सर्कुलर पाथ। और सर्कुलर पाथ के अलोंग मोशन इज सर्कुलर मोशन। ये टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए, तो सबसे पहले इसमें कुछ छोटे मोटे टर्म्स हैं, वो टर्म्स पता भी होगा आप लोगों को, एक बार के लिए जस्ट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन सिंपली कहने का मतलब है कि ये हमारे पास है सर्कुलर पाथ। एंगुलर पोजीशन हमें बताता है किसी पार्टिकल का लोकेशन। ये क्या बताता है? लोकेशन बताता है। कहां? ऑन सर्कुलर ट्रैक। कि सर्कुलर ट्रैक पर पार्टिकल किस पॉइंट पर लोकेटेड है, ये उसका एंगुलर पोजीशन बताता है। मेरे कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल है, वो कहीं यहां पर है। तो ये ओरिजिन यानी कि सेंटर, ये सेंटर को मैं एक बार के लिए ओरिजिन बोल देता हूं। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा एंगल थीटा होगा, यानी एक बार के लिए यदि इसको एक्स एक्सिस बोल दें, इसको वाई एक्सिस बोल दें, तो एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला ये जो हमारा एंगल थीटा है, इसी एंगल थीटा को हम लोग एंगुलर पोजीशन कहते हैं। दिस इज एंगुलर पोजीशन। ठीक है, ये एंगुलर पोजीशन हम लोग हमेशा रेडियंस में मेजर करेंगे। ठीक है, रेडियंस में मेजर करेंगे। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशन वगैरह तो नहीं होता है इसका। समझ गए? तो एंगुलर पोजीशन सिंपली कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल सर्कुलर सर्कुलर ट्रैक पर जिस पॉइंट पर है, जिस पोजीशन पर है, वो हमें उसके एंगुलर पोजीशन से पता चल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि यदि एंगुलर पोजीशन 90 डिग्री से छोटा है तो इसका मतलब यह है कि पार्टिकल इधर कहीं है। 90 से 120 के बीच में तो इसका मतलब है पार्टिकल यहाँ कहीं है। सॉरी, 90 से 180 के बीच में, 180 से 270 कहीं यहाँ होगा, और 270 से 360 यानी पार्टिकल कहीं यहाँ होगा। ठीक है, एंगुलर पोजीशन के बाद सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब ये है, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया जाता था चेंज इन लीनियर पोजीशन। तो ठीक उसी तरीके से एंगुलर पोजीशन का चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मान लेते हैं कि पार्टिकल का शुरुआत में एंगुलर पोजीशन ये था, इसे थीटा इनिशियल बोल देते हैं, और पार्टिकल चलते चलते कहीं यहां आ गया, तो ये है इसका थीटा फाइनल। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने एंगल ड्रॉ किया है, ये दिस इज डेल्टा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिंपली कहने का मतलब है फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल एंगुलर पोजीशन। ठीक है, समझ गए? ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर टर्म है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके लिए भी जो हमारे पास यूनिट है तो वो यूनिट रेडियंस ही होगा। ठीक है, अब ये जो वेक्टर क्वांटिटी मैं इसको बोल रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा सुनिएगा। वेक्टर क्वांटिटी से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मान लेते हैं पार्टिकल शुरुआत में यहां था और फिर फाइनली पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो इसके लिए ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो पार्टिकल किस सेंस में ट्रैवल कर रहा है हम लोग वो डिफाइन करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि यदि पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक के अलोंग इस सेंस में चल रहा है, मतलब एंगुलर पोजीशन जैसा मैंने यहां पर अभी फिगर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये जो पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये हम लोग सिंपली कहेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस भी बोल सकते हैं,
या अपने राइट हैंड के फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बेंड करें तो आपका थंब कहाँ आएगा, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस बोलना या कमिंग आउट ऑफ द प्लेन बोलना एक ही चीज है, ठीक है। इसका ठीक उल्टा कि यदि पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर कुछ ऐसा इस तरीके से चल रहा होता तो हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा है। या आप अपने राइट हैंड के फिंगर को क्लॉकवाइज सेंस में बेंड करते हैं तो थंब कहाँ आता है, प्लेन में अंदर आता है। तो क्लॉकवाइज सेंस बोलना या गोइंग डाउन दी प्लेन बोलना एक ही चीज है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें एक बेसिकली एक पर्टिकुलर रोटेशन के सेंस के साथ एक डायरेक्शन और जुड़ा हुआ है। एक रोटेशन के सेंस के साथ मतलब क्लॉकवाइज सेंस के साथ गोइंग डाउन द प्लेन जुड़ा हुआ होता है और एंटी क्लॉकवाइज सेंस के साथ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही वेक्टर्स को हम लोग एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अगला टर्म है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी सिंपल देखिए ऐसा है कि किसी टाइम t इज इक्वल टू टी पर पार्टिकल का जो एंगुलर पोजीशन है वो है थीटा इनिशियल, और किसी टाइम t इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी पर पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन चेंज होकर हो चुका है थीटा फाइनल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये रहा डेल्टा थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी सिंपली डिफाइन किया जाता है एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। जैसे लीनियर वेलोसिटी डिफाइन करते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज एंगुलर वेलोसिटी यदि टाइम इंटरवल फाइनाइट है। जैसा मैंने यहाँ पर फिगर में डिनोट कर रखा है कि शुरुआत में ये टाइम t इज इक्वल टू टी था, बाद में टाइम t प्लस डेल्टा टी हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ओमेगा की एवरेज वैल्यू डिफाइन करेंगे कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल पोजीशन बाय डेल्टा टी। फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन बाय डेल्टा टी। यदि ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे ओमेगा की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और इंस्टेंटेनियस ओमेगा क्या होगा, तो ये सिंपली एक छोटा सा टाइम इंटरवल dt, और इस छोटे से टाइम इंटरवल में एक छोटा सा पोजीशन चेंज दैट इज डी थीटा। तो डी थीटा बाई डी टी इज इंस्टेंटेनियस ओमेगा। बताइए ये जो हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर टर्म है, तो इसके जो चेंज होने का रेट है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और इसके लिए जो हम लोग SI यूनिट यूज करने जा रहे हैं ये SI यूनिट है सिंपली रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल वही बात है, यानी कि पार्टिकल का मोशन यदि ऐसा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा है तो आप कहेंगे कि ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, या इसी को आप कह सकते हैं कि ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है। या पार्टिकल का मोशन ऐसा यदि क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि आपका ओमेगा क्लॉकवाइज सेंस में है, यानी तो गोइंग डाउन दी प्लेन, ठीक है। चलिए ये एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड इतनी बातें काफी है। जैसे एक बार के लिए आपको एंगुलर वेलोसिटी समझ आ गया तो नेक्स्ट अगला टर्म हम लोग एक बार के लिए डिफाइन कर लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ठीक उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसा है कि मान लेते हैं जब पार्टिकल किसी टाइम t इज इक्वल टू टी पर यहां पर था तो उस समय उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनिशियल थी। फिर किसी टाइम t इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी पर पार्टिकल यहां पहुंचा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होकर ओमेगा फाइनल हो चुकी है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन सिंपली कहने का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होता है उसे एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे एक्सेलरेशन लीनियर टर्म्स में क्या कहते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो बस यहाँ एंगुलर टर्म्स और आ गया है। तो इसी तरीके से यदि आपको अल्फा की एवरेज वैल्यू बतानी है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये होगा हमारे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्योंकि ये डेल्टा टी फाइनाइट टाइम इंटरवल है तो इसमें फाइनाइट अमाउंट में ओमेगा आपका चेंज हुआ है। इसी तरीके से यदि आपको अल्फा की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखनी हो तो इंस्टेंटेनियस अल्फा इज इक्वल टू एक छोटा सा टाइम इंटरवल dt, उसके अंदर एक छोटा सा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अल्फा की इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, तो ये भी वेक्टर है, और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इज अलोंग चेंज इन ओमेगा। जिस दिशा में ओमेगा का चेंज है
या जिस दिशा में ओमेगा वेक्टर का चेंज है उसी दिशा में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। और इसके लिए जो आप एसआई यूनिट लिखते हैं वो एसआई यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन इज वी डीवी बाई डी एस होता था, तो वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन इज ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा भी होता है। ठीक है, इतनी जानकारी इसके बारे में भी काफी है। तो इसके बाद हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अबाउट एक ऐसा मोशन जिसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंपली कहने का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मेरे कहने का मतलब है एक ऐसा मोशन जिसमें ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट, ओमेगा वेक्टर कैसा हो? कांस्टेंट हो। यदि ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट है इसका मतलब है ओमेगा वेक्टर बदल नहीं रहा है, तो अल्फा वेक्टर कितना है? 0, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है? 0। ओमेगा कहने का मतलब एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल पार्टिकल की कांस्टेंट है, तो यदि एंगुलर वेलोसिटी बदली ही नहीं तो एंगुलर एक्सेलरेशन कहां से आएगा? तो ऐसे ही मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मेरे कहने का मतलब है कि यदि हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करें जिसमें वाई एक्सिस के अलोंग ओमेगा और एक्स एक्सिस के अलोंग ले लें टाइम, तो ये ओमेगा टाइम के साथ बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है, इस ओमेगा को हम लोगों ने क्या लिखा था? तो ओमेगा इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था डी थीटा बाई डी टी, तो देयरफॉर डी थीटा इज ओमेगा टाइम्स ऑफ डी टी। इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो थीटा इज सिंपली इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी होगा। यानी आपको दूसरा ग्राफ यदि मैं बनाने के लिए बोलता कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ बताइए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बिल्कुल लीनियरली इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, यहां यदि आपसे अल्फा का टाइम के साथ ग्राफ पूछा जाए तो अल्फा तो है ही नहीं। तो ऐसे ही मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद एक और केस डिस्कस करते हैं, यह है सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से सिंपली मेरे कहने का मतलब है कि एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जहां कहीं पर भी एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो जैसे लीनियर मोशन में यानी काइनेमेटिक्स स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन बनाया था, तो ठीक उसी तरीके से जब कभी भी एक ऐसा सर्कुलर मोशन आपको दिखाई दे जिसमें अल्फा आपका कांस्टेंट है, तो आप वही सारे इक्वेशन ऑफ मोशंस एंगुलर टर्म में यूज कर सकते हैं। यानी कि पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या होगा? तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टाइम टी। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, इसकी वैल्यू होगी ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस 1/2 इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू थीटा के बराबर होगा। और सिमिलरली यदि आपको कभी डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड निकालना हुआ, तो वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n-1 के बराबर होगा। समझ गए? चलिए, इस पर बेस्ड मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं कि ये लेट से हमारे पास कोई एक ये हमारे पास कोई एक फैन है, ठीक है, और फैन इनिशियली 120 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। ठीक है, कब? एट t इज इक्वल टू 0 पर। एंड फाइनली ये 360 आरपीएम से रोटेट करने लग गया एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के अंदर। ठीक है, 10 सेकेंड के अंदर। तो आपको मुझे बताना है फाइंड अल्फा, दूसरा थीटा। तो ये देखिए, ये मैंने क्या दे रखा है? ये मैंने दे रखा है रोटेशन पर मिनट। तो आप जैसे ही रोटेशन पर मिनट आपको सवाल में दिखाई दे, तो आप सबसे पहले यहां से रोटेशन पर सेकंड कैलकुलेट कीजिएगा। रोटेशन पर सेकंड को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रोटेशन या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड होता है, जिसकी वैल्यू होगी 120/60।
क्योंकि 1 मिनट में 120 रोटेशन है, तो 1 सेकंड में कितना होगा 120/60। ये फ्रीक्वेंसी है, इसे हर्ट्ज में मेजर करते हैं, तो रोटेशन पर सेकंड कितना हो गया 2। ये फ्रीक्वेंसी है। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड है 1/2 सेकेंड्स, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू 2π/t लिख लीजिए, या इसी को आप 2π इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो जो शुरुआत का ओमेगा है, इनिशियल ओमेगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी कितना आया था 2 ना, तो दैट इज इक्वल टू 4π रेडियन पर सेकेंड, ये शुरुआत का ओमेगा है। इसी तरीके से जो हमारे पास फाइनल ओमेगा होगा वो मैं डायरेक्टली लिख दूं कि फाइनल आरपीएम कितना था, तो 360/60, ये फाइनल फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी को आप जैसे ही 2π से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ओमेगा आ जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6, फाइनल ओमेगा इज 12π रेडियन पर सेकेंड, ये फाइनल ओमेगा है। तो पहले सवाल में मैंने आपसे पूछा था क्या, अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा बाई टाइम, तो 12π माइनस 4π यानी कि 8π/10, तो दिस इज 0.8π रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरे सवाल में मैंने आपसे पूछा है थीटा बताओ, तो थीटा इज इक्वल टू, दूसरे सवाल को मैं यहां लिखता हूं, थीटा इज इक्वल टू, ये वाला एक्सप्रेशन लगा देते हैं, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट था हमारे पास 4π, टाइम है 10 सेकेंड, प्लस 1/2, अल्फा की वैल्यू है 0.8π इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास रेडियन में किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये रेडियन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। समझ गए। तो ऐसे सब टाइप के सवाल हो सकता है, आ जाए किसी ना किसी सेट में तो आ ही सकता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, ठीक है, जहां पे आपको एंगुलर टर्म्स में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो बस एक ही बात याद रखिएगा, मैं फिर से इधर लिख भी देता हूं कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है दैट इज 2π/ω होता है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज 2π/ω, और टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है, टाइम पीरियड इज 1/f भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर टर्म्स। तो एक छोटी सी बात है, सुनिए जल्दी से, कि ये हमारे पास है सर्कुलर पाथ, ठीक है। मान लेते हैं कि पार्टिकल की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इस दिशा में है, ये हमारा रेडियस है, ठीक है। अच्छा, तो इस सर्कुलर पाथ के लिए जो आपको आर वेक्टर ड्रॉ करना होता है, वो आर वेक्टर हमेशा इस सर्कल के सेंटर से जो पार्टिकल का पोजीशन होता है उसकी तरफ जाने वाला ये वेक्टर आर वेक्टर होता है, ये वेलोसिटी वी ऐसा है। पार्टिकल के पास आपका जो ओमेगा है वो ओमेगा इस सेंस में, ठीक है। लेट्स से इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मान लेते हैं ऐसा है, और एंगुलर एक्सेलरेशन एक बार के लिए मान लेते हैं ऐसा है। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर टर्म से मेरे कहने का मतलब यही है कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या जो लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ओमेगा के साथ या एक्सेलरेशन अल्फा के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसा कहते हैं कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो ओमेगा इंटू आर के बराबर का होता है, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर के बराबर का होता है, क्योंकि पार्टिकल ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो भी ओमेगा है, ये ओमेगा वैसे तो v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r होता है, तो पार्टिकल के पास सारी की सारी जो वेलोसिटी है वो इस r वेक्टर से परपेंडिकुलर दिशा में ही है, तभी ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इतनी बात सही है। ओके, चलिए, तो ये देखिएगा कि पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है, इसी को वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे कि ओमेगा की डायरेक्शन कहां पर है, ओमेगा की डायरेक्शन कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है। ओमेगा जो है, यदि पार्टिकल इस सेंस में रोटेट हो रहा है, तो ओमेगा वेक्टर कहां है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है। और आर वेक्टर कैसा है, तो आर वेक्टर ये इस दिशा में ये ऐसा जाता हुआ है। ठीक है, तो यदि आप एक बार के लिए ओमेगा वेक्टर की तरफ अपने फिंगर को लाइन करें ऐसे बाहर की तरफ, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालें इसका आर के साथ, ओमेगा क्रॉस आर, तो ओमेगा क्रॉस आर कहाँ 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 आ रहा है बताइए, वेलोसिटी की तरफ आ रहा है। तो जो हमारा v वेक्टर होता है वो v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है,
इसी तरीके से बताइए कि पार्टिकल का जो रोटेशन का सेंस है वो ऐसा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो अल्फा की भी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है। तो फिर से यदि आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को अल्फा वेक्टर की तरफ अलाइन कर लें, अल्फा वेक्टर की तरफ यानी कि कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, और आर वेक्टर की तरफ कर्ल करें, आर वेक्टर की तरफ कर्ल करें, तो फिर हमारा थंब किस दिशा में आ रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। यानी कि इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, दैट इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। तो बस यही रिलेशन है, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये इस मैग्नीट्यूड का वेक्टर एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, चलिए ओमेगा की डायरेक्शन मैंने अभी अभी बताया कि ओमेगा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एक्सियल वेक्टर होता है जिसमें रोटेशन की सेंस के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है। यदि पार्टिकल का मोशन ऐसा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि जो ओमेगा है वो ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, या एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज सेम एज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ओमेगा, हाँ ओमेगा ऐसा लेंगे आउट ऑफ द प्लेन, और आर ऐसा ऐसा। जो आर वेक्टर होता है वो आर वेक्टर यहाँ सेंटर से पार्टिकल के लोकेशन की तरफ जाने वाला ये वेक्टर हमारा आर वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये वेक्टर टर्म याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट एक्सेलरेशन, किसमें, किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या, उसका मतलब आपको समझ में आ ही गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंपली कहने का मतलब एक ऐसा मोशन, एक ऐसा मोशन जिसमें ओमेगा वेक्टर आपका कांस्टेंट होता है या एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आपका 0 होता है। ठीक है, लेकिन यदि आप यहां पर देखें तो आप बोलेंगे कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी अभी के लिए इस दिशा में है, ये वेलोसिटी चेंज होकर यहां पर इस दिशा में आ गई, ये वेलोसिटी यहां पर इस दिशा में आ गई, ये वेलोसिटी यहां पर इस दिशा में आ गई। यानी कि कोई आपसे बोले कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या वेलोसिटी वेक्टर भी कांस्टेंट होता है, तो जवाब है नहीं, वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं होता है। क्या कांस्टेंट होता है, जवाब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड कांस्टेंट होता है। स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। लेकिन चूंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। तो एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलने के लिए। यानी कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन कभी भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं बदलता है, ये सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलता है। तो पार्टिकल के पास एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो इस वेलोसिटी से 90 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए। ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी से 90 डिग्री के एंगल पर होगा, तो एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट वेलोसिटी की दिशा में नहीं आएगा, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी स्पीड कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी से 90 डिग्री के एंगल पर है, और इसी एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन है दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन चेंज ऑफ वेलोसिटी या डायरेक्शन चेंज ऑफ वी वेक्टर। ठीक है, तो मैं सीधा इसके एक्सप्रेशन पर आ रहा हूं कि ये जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसका एक्सप्रेशन, इसके लिए जो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के बराबर होता है, वेयर v इज द स्पीड, या आप इसी चीज को लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू r के बराबर होता है। ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। ठीक है, चलिए पार्टिकल का ओमेगा कहाँ था, तो ओमेगा इस सेंस में था, ओमेगा इस सेंस में था। ठीक है, यानी ओमेगा कहाँ पर है, तो जो ओमेगा है ओमेगा की डायरेक्शन है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो यदि मैं फिर से एक बार के लिए ओमेगा की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को अलाइन करूं और वी वेक्टर की तरफ कर्ल कर दूं, वी वेक्टर की तरफ कर्ल कर दूं, तो ओमेगा क्रॉस वी कहां आ रहा है, ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा देख लीजिए बाहर की तरफ है और वी की तरफ कर्ल कर दिया, तो थंब कहां आ रहा है, सर्कल के सेंटर की तरफ। यानी इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ओमेगा क्रॉस वी भी क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। जैसे ये तो लिख ही लेते हैं ना कि ये जो v बाई आर मैंने लिखा है, तो ये v एक v की जगह लिख लिया ओमेगा इंटू आर बाई आर, तो मैग्नीट्यूड इज v इंटू ओमेगा। ठीक है, और वेक्टर एक्सप्रेशन इज
ओमेगा वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर देता हूं कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी पार्टिकल की स्पीड नहीं बदल सकता है। तो क्या चेंज कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये हमेशा डायरेक्टेड होता है सर्कल के सेंटर की तरफ। ठीक है, अब आपसे यदि कोई पूछे कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्या ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्या ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? तो जवाब है नहीं। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, भले ही इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, लेकिन आप देख सकते हैं ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। एक बार डायरेक्शन माइनस एक्स में है, एक बार प्लस एक्स में है, एक बार माइनस वाई में है, मतलब डायरेक्शन तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदलती रहती है। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं अबाउट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। देखिए, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी से मैं क्या कहना चाह रहा हूं जैसे ये यहां पर हमारे पास एक पार्टिकल है ए और दूसरा पार्टिकल है बी। मान लेते हैं कि बी के पास जो रिलेटिव वेलोसिटी है, वो रिलेटिव वेलोसिटी यदि इस दिशा में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आप रिजॉल्व कर सकते हैं। लेट से यहाँ से ये एंगल है थीटा, तो रिलेटिव वेलोसिटी का एक कंपोनेंट v रिलेटिव कॉस थीटा इस दिशा में है, और इस रिलेटिव वेलोसिटी का एक दूसरा कंपोनेंट v रिलेटिव साइन थीटा इस दिशा में है। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी सिंपली कहने का मतलब है ये a और b दोनों के बीच का सेपरेशन है r। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इज जैसे ये v इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या लिखा, ओमेगा इंटू आर, ये दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने r लिखा हुआ है। तो ये यहां पर जब हम लोग ओमेगा रिलेटिव लिख रहे हैं, तो ये जो रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी है, ये बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि दोनों को जोड़ने वाली लाइन से 90 डिग्री के एंगल पर जो वेलोसिटी होगी v रिलेटिव का साइन कंपोनेंट, इसी v रिलेटिव के साइन कंपोनेंट की वजह से ओमेगा रिलेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल टू v रिलेटिव डिवाइडेड बाई r के बराबर होगा। यानी कि जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है उसमें इस v रिलेटिव कॉस कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है, कॉस कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है। जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी आई है वो इस कंपोनेंट की वजह से आई है, यानी इसकी वजह से जो है बी ए के अबाउट रोटेट हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं एक बात और कह लेता हूं, एक छोटी सी बात है, बस ऐसे नोट बना के लिख रहा हूं। ये ध्यान रखिएगा कि यदि किसी सर्कुलर पाथ पर हम लोग बात करें, यदि आप पॉइंट ओ से पॉइंट पी को देख रहे हैं, पॉइंट ओ से पॉइंट पी को देखने पर यदि पॉइंट पी के पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है या एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, ये जो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन मैं लिख रहा हूं, ये एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन दिस इज ओमेगा ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ है एंड अल्फा ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ है। तो यदि आप इसी पॉइंट पी को इधर किसी दूसरे पॉइंट से देखें ऐसा, तो इसके रेस्पेक्ट में पॉइंट पी की जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी या रिलेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो ओमेगा और अल्फा ना होकर के ओमेगा बाई 2 एंड अल्फा बाई 2 के बराबर का होता है। ठीक है, यानी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी यदि सर्कल के सेंटर से देख रहे हैं तो जो भी वैल्यू है उस वैल्यू का एग्जैक्टली आधी वैल्यू, मतलब उस वैल्यू का एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी या रिलेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, यदि आप उसी पॉइंट पी को किसी दूसरे ऐसे पॉइंट से देख रहे हैं जो उसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे है। ठीक है, ये एक छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रूव करना पड़ेगा, मतलब ये जो यहाँ का एंगल होता है उसका आधा ये वाला एंगल होता है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। देखिए हाँ,
तो नेक्स्ट हम लोग एक बार के लिए बात करने जा रहे हैं अबाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ए टी से डिनोट करेंगे। तो यदि पार्टिकल की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब ये टेंजेंशियल वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है या टाइम के साथ घट रहा है, तो इसका ऑब्वियस सा मतलब है कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया क्यों? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसलिए आया क्योंकि ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये टाइम के साथ, मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये बढ़ रही है या घट रही है, तो इसी वेलोसिटी को बढ़ाने या घटाने की जिम्मेदारी किसी दूसरे एक्सेलरेशन की होगी जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, तो उसी को हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे। यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से मेरे सिंपली कहने का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, हम लोगों ने अभी अभी लिखा ओमेगा इंटू आर, तो आप इसी चीज को लिख सकते हैं दिस इज d ओमेगा बाई डी टी इंटू आर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर के बराबर होता है, जैसा हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर टर्म्स के अंदर पढ़ा। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यदि टेंजेंशियल वेलोसिटी की ही दिशा में होगा तो इसका मतलब क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। आ रही बात समझ? तो इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि टेंजेंशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू टेंजेंशियल यदि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो इसका मतलब है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ती है एंड ओमेगा भी बढ़ता है। और यदि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कम होने लगता है और ओमेगा भी कम होने लगता है। ठीक है, मतलब इसी को आप कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और इसी को कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। चलिए, तो नेक्स्ट है एक छोटा सा टर्म है, यह है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहने का क्या मतलब होता है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपली कहने का मतलब है कि ये मान लेते हैं हमारे पास ऐसा सा कोई एक ट्रैक, कोई ऐसा सा एक पाथ है। इस पाथ में मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर कोई एक पार्टिकल है जो कहीं यहां खड़ा है, यहां खड़ा है। तो ये जो कोई एक रैंडम कर्व्ड पाथ है, इस पाथ में ये जो हमारे पास पॉइंट है, तो ये पॉइंट ऐसे किसी इमेजिनरी सर्कल का हिस्सा होगा, ऐसे किसी इमेजिनरी सर्कल का हिस्सा होगा। इसी इमेजिनरी सर्कल का जो रेडियस है, ये रेडियस इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। मेरे कहने का मतलब है पार्टिकल जब चलते चलते कहीं यहां पहुंचा, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसे किसी इमेजिनरी सर्कल का हिस्सा होगा और इस इमेजिनरी सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पोजीशन का है। समझ गए? रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपली कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास एक रैंडम सा रास्ता है, इस रैंडम से रास्ते का कोई एक पॉइंट किसी दूसरे इमेजिनरी सर्कल का हिस्सा होगा, उस इमेजिनरी सर्कल का रेडियस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है, आपको बस ये याद रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाई a परपेंडिकुलर होता है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। यहां एक्सेलरेशन रिजॉल्व कीजिएगा, ठीक है? किसे रिजॉल्व करना है आपको? एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करके एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट लिखना है जो वेलोसिटी से 90 डिग्री के एंगल पर हो। समझ गए? क्या? नहीं, क्योंकि ये सर्कल में एक्सेलरेशन तो सर्कल के सेंटर की तरफ होगा ना, तो वेलोसिटी से, जैसे इस पोजीशन पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी लेट से यहां पर ऐसा है और यहां एक्सेलरेशन ऐसा है, ठीक है? ओके, तो आप ये एक्सेलरेशन, ये सर्कल के सेंटर की तरफ वाला एक्सेलरेशन लिखना होता है। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा था कि ये सर्कल के सेंटर वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो इस वेलोसिटी से 90 डिग्री के एंगल पर होगा। तो इसीलिए एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट ले लीजिएगा जो वेलोसिटी से 90 डिग्री के एंगल पर हो। जैसे मैं पूछता हूं एक सवाल, चलिए आइए देखिए। तो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू निकालनी है कब? एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। ये देखिए टाइम ऑफ प्रोजेक्शन हमारा ये है, तो इस इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल के पास वो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये ठीक है? तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जस्ट ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है?
जो इस u से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ये हमारा u वेक्टर इस दिशा में था, उससे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, और फिर ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा। तो g के कंपोनेंट रिजॉल्व कीजिए, g का एक कंपोनेंट इस दिशा में आ गया, ये है g cos ऑफ थीटा, और g का एक दूसरा कंपोनेंट इस दिशा में आ गया, वो है g sin ऑफ थीटा। g sin थीटा क्या कर रहा है, g sin थीटा तो u को खींच रहा है, g sin थीटा u से एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस इंस्टेंट पर, पहले इंस्टेंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू हमारे पास हो गया u स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर, तो ये u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g cos ऑफ थीटा के बराबर है। दूसरा मैंने पूछा है h max पे, तो जब पार्टिकल h max पे पहुंचा तो इस समय इसके पास सारी की सारी स्पीड तो u cos थीटा के बराबर हो गई है, और यहाँ पर जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि g के बराबर है। तो दूसरे सिचुएशन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो चेंज होकर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g के बराबर का हो गया। समझ गए, ठीक है। तो हम लोगों ने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन समझ लिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझ लिया, तो नेट एक्सेलरेशन की बारी यदि आए कि हमें किसी पार्टिकल पर नेट एक्सेलरेशन लिखना है, एक ऐसा पार्टिकल जो कि परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, और हमें उसका नेट एक्सेलरेशन लिखना है, तो नेट एक्सेलरेशन कैसा लिखेंगे कि पार्टिकल के पास एक तो सर्कल के सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक दूसरा एक्सेलरेशन जो यहाँ टेंजेंशियल डायरेक्शन में है ये 80 है। तो इन्हीं दोनों एक्सेलरेशन का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन होगा। तो नेट एक्सेलरेशन ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको पता है दिस इज ओमेगा स्क्वायर आर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको पता है ये अल्फा आर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यहां से लेट से किसी एंगल थीटा पर है, तो इस tan ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर 80 बाय बेस AC, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेट एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारे टर्म्स डिफाइन करने के बाद डायनामिक्स के टर्म्स के बारे में बात करते हैं, और यदि आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब समझ आ गया है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी मतलब समझ आ जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स सिंपली कहने का मतलब ऐसा है कि कोई पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ के अलोंग चल रहा है, सर्कुलर पाथ के अलोंग चल रहा है मतलब कोई एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसके लिए सर्कुलर मोशन जितनी एंगुलर वेलोसिटी से परफॉर्म कर रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है। या इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो v है, ये रेडियस r है, ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल का मास है m के बराबर। तो ये देखिए, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसके बारे में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से नया फोर्स नहीं होता है, मतलब फोर्स तो वही फंडामेंटल 4 ही होते हैं, ठीक है। सर्कल के सेंटर की तरफ काम करने वाला जो नेट फोर्स है, नेट, वही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। यानी यदि पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसके पास सर्कल के सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी हम लोग स्पेसिफिकली एक बार के लिए यूसीएम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूसीएम में पार्टिकल के पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस पार्टिकल पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा देना है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से मेरे कहने का मतलब है बस आपको एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो ये जो नेट फोर्स है, ये जो नेट फोर्स है सर्कल के सेंटर की तरफ, यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी आप इसे v स्क्वायर बाय r लिखिए, या दिस इज इक्वल टू मास इनटू ओमेगा स्क्वायर r लिखिए, या इस सेंट्रीपिटल फोर्स को आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू m इनटू ये क्या था, ओमेगा क्रॉस v था ना, ठीक है। तो ये वेक्टर एक्सप्रेशन। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन या पावर कितना होगा, तो ये सुनिए कि कोई एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो है सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स यदि सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है और पार्टिकल का एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम लोग टेंजेंशियल डायरेक्शन में ds लेते हैं, तो यदि मैं बोलूं कि वर्क डन इस सेंट्रीपिटल फोर्स का कितना है,
सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया जाने वाला वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस इंटू कॉस ऑफ 90 का इंटीग्रेशन होगा। तो ये वाला टर्म कितना आ रहा है, 0। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स मूविंग पार्टिकल पर कोई भी वर्क नहीं करता है। यदि ये वर्क कुछ कर रहा होता तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज होती, लेकिन हमें पता है कि पार्टिकल की स्पीड तो कांस्टेंट रहती है। यदि स्पीड कांस्टेंट है यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 है। तो वर्क डन एंड पावर ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा 0। वर्क डन भी 0 होगा और पावर भी 0 होगा। तो मैंने पूछा है एक्सटेंशन बताइए स्प्रिंग में। स्प्रिंग जैसे ही रोटेट होना स्टार्ट हुआ तो ये स्प्रिंग ऐसा ना होकर के थोड़ा ऐसा हो जाएगा। मतलब ये लेट से स्प्रिंग में x यूनिट का इलॉन्गेशन आ गया और स्प्रिंग ऐसे किसी सर्कुलर पाथ पर रोटेट हो रही है। मतलब ब्लॉक ऐसे किसी सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। तो इस जरा पार्टिकल को देखिएगा। पार्टिकल पर सर्कल के सेंटर की तरफ एक ही फोर्स है जो कि हमारा स्प्रिंग फोर्स है। हम लोग यदि इस पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएं तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, कितनी स्पीड से घुमाया जा रहा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमाया जा रहा है। तो एफ नेट इज इकलौता सिंगल फोर्स है के एक्स और मास हो गया ऑब्जेक्ट का m और एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू एल प्लस एक्स के बराबर होगा। एल प्लस एक्स हमारा रेडियस है सर्कल का। तो के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां से x की वैल्यू आ रही है एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ये है हमारे पास स्प्रिंग में इलॉन्गेशन। ठीक है, एक दो सवाल हम लोग और करते हैं। जैसे हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा तो ठीक उसी तरीके से एक दूसरा फोर्स है जो किसके बराबर है, तो ये टेंजेंशियल फोर्स इसका नाम है। और ये अब आप समझ गए होंगे कि ये पार्टिकल जिसका मास m है इसके पास एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। मान लेते हैं इसके पास एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी है, सेंट्रीपिटल तो एक्सेलरेशन होगा ही सही। तो यदि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन है तो आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में यदि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किस दिशा में लगा रहे हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, फोर्स टेंजेंशियल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। तो दिस इज सिंपली इक्वल्स टू मास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इनटू रेडियस r के बराबर है। यदि पार्टिकल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में ओमेगा होता है 0 ओमेगा होता है कांस्टेंट और अल्फा होता है 0। ठीक है, तो आपको टेंजेंशियल फोर्स का मतलब समझ में आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आ गया सर्कुलर मोशन में। हाँ हाँ, अरे बस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट मैं ये कह रहा था कि कोई पार्टिकल यदि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कैसा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इस पार्टिकल पर एक नहीं बल्कि दो दो फोर्सेस काम करते हैं। ये है पार्टिकल जिसका मास है m, यहां सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स है इसका नाम है टेंजेंशियल फोर्स। तो जिस तरीके से हम लोगों ने नेट एक्सेलरेशन लिखा था उसी तरीके से हम लोग पार्टिकल पर नेट फोर्स लिख सकते हैं। और ये नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज सिंपली सेंट्रीपिटल फोर्स का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर। आपको ये पता है कि दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r होता है और टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू अल्फा इंटू r होता है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कोनिकल पेंडुलम। इसको मैं एज अ क्वेश्चन ही पूछता हूं। ठीक है, ऐसा है, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, तो ये है हमारे पास एक रिजिड फिक्स्ड सपोर्ट। इस रिजिड फिक्स्ड सपोर्ट से ये L लेंथ की एक स्ट्रिंग थी, उससे कनेक्टेड एक M मास का बीड था। ठीक है, इस बीड को हम लोगों ने थीटा एंगल से ऐसे डिस्प्लेस किया और फिर इधर प्लेन में अंदर की तरफ हम लोगों ने किसी v वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, प्लेन में अंदर की तरफ किसी v वेलोसिटी से थ्रो कर दिया
तो ये जो हमारा पार्टिकल है वो ऐसे किसी सर्कुलर पाथ पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इसके सर्कुलर मोशन के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू बताइए। इसके सर्कुलर मोशन के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू बताइए। चलिए देखिए, इसमें आपको क्या करना है। देखिए कि ये जो हमारा पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास था m, तो इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम है mg। अच्छा, ये वर्टिकल प्लेन में था, ये तो समझ आ रहा है ना कि ये वर्टिकल प्लेन में है। ये स्ट्रिंग में अलोंग इट्स लेंथ एक फोर्स है जिसका नाम है टेंशन फोर्स। ठीक है, ये ऐसे एक वर्टिकल लाइन में ड्रॉ कर दूं तो ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ है जिसका नाम है टी कॉस थीटा, और इस टेंशन का एक दूसरा कंपोनेंट सर्कल के सेंटर की तरफ है जिसका नाम है टी साइन थीटा के बराबर। यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है टी कॉस थीटा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg के बराबर है, और सर्कल के सेंटर की तरफ जो टी साइन थीटा है वही हमारा एफ नेट है सर्कल के सेंटर की तरफ। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो जैसे ही आप एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ रहा होगा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी, यानी वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ आर इंटू जी इंटू टैन ऑफ थीटा। अब ये आर कितना है हमारा, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ थी एल, ये यहां से यहां तक वाली ये लेंथ है एल कॉस थीटा, और रेडियस है हमारे पास एल साइन थीटा के बराबर। रेडियस कितना है, एल साइन थीटा। तो जो वेलोसिटी है वो एल साइन थीटा इंटू जी इंटू टैन ऑफ थीटा के बराबर है। ठीक है, हमें क्या निकालना था, हमें टाइम पीरियड निकालना था। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, या तो आप 2 पाई बाई ओमेगा लिख दीजिए, या टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी लिख दीजिए। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई, रेडियस आर इज एल साइन थीटा, एंड वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ एल साइन थीटा इंटू जी टैन थीटा। ये ठीक है, तो आप इसी टाइम पीरियड को लिख सकते हैं, दिस इज 2 पाई अंडर रूट एल साइन थीटा बाई अंडर रूट जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया। ये देखिए एल कॉस थीटा क्या है, तो एल कॉस थीटा ये वाली हाइट है, दिस इज एल कॉस थीटा, इसको आप एच भी लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एल कॉस थीटा इज एच, और नीचे हमारे पास था जी। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी के बराबर है, वेयर एच इस सर्कल के सेंटर का टॉप से हाइट, स्ट्रिंग की लेंथ नहीं है, एल कॉस थीटा हाइट एच के बराबर है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट बात, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन को हम लोग दो केस में डिवाइड कर देते हैं। ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन आप किसका कराना चाहते हैं, तो पहले केस में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये हमारे पास एक लाइट रॉड है, मासलेस रॉड, इस रॉड के बिल्कुल बॉटम से कनेक्टेड है एक बीड, ये सेंटर सी, दूसरे केस में ये हमारे पास एक रिंग है, और रिंग से कनेक्टेड एक बीड है जिस बीड का मास है m। ठीक है, और तीसरे केस में हमारे पास एक ऐसा सर्कुलर पाथ है जिसमें ऐसा एक ग्रूव है, और इस ग्रूव में कोई एक m मास का बीड रखा हुआ है। ये ग्रूव ऑब्वियसली फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है। तो तीनों ही सिचुएशन में ये सर्कल का सेंटर है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आर के बराबर है, रेडियस ऑफ द रिंग आर के बराबर है, रेडियस ऑफ दिस रीजन आर के बराबर है। ये वर्टिकल प्लेन में पड़े हुए हैं, सब कुछ कहाँ रखा हुआ है, वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है। तो सवाल ये है सवाल ये है
कि यहाँ पर इसे कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए, वो मिनिमम वेलोसिटी हम लोग v क्या दें ताकि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर जाए। तो कितना गलत तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पे ऐसा है कि ये क्या, अरे सुन देख लीजिए, ये लाइट रॉड है और ये सिचुएशन समझ में आ गया ना कि ये रिंग है, उसमें एक बीड फंसा हुआ है, और तीसरे सिचुएशन में ये हमारे पास ऐसा एक रीजन है जिसमें ग्रूव के अंदर हमारे पास कोई बीड फंसा है। तो तीनों में एक चीज कॉमन है, और वो एक चीज ये है कि कभी भी जो नॉर्मल की वैल्यू है वो नॉर्मल की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, नॉर्मल की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। यानी हम लोग करेंगे क्या, तो पार्टिकल को इतनी ही, मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि पार्टिकल कभी भी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री को छोड़ नहीं सकता है, पार्टिकल कंस्ट्रेन्ड है सर्कुलर पाथ के अलोंग ही मूव करने के लिए। मतलब यदि ऐसा हो नहीं सकता है कि बीड इस रिंग को छोड़कर बाहर निकल जाए, ये इस ग्रूव को छोड़कर बाहर निकल जाए, ठीक है, या ये जो रॉड है, रॉड से कनेक्टेड जो बीड है वो इसी ट्रेजेक्ट्री के अलोंग ही मूव करेगा। तो यहां पर यदि आपको मिनिमम वेलोसिटी बॉटम पर निकालना है तो उसके लिए जो हमारे पास कंडीशन होता है वो कंडीशन ऐसा है कि ये पार्टिकल जब चलते 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 अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पर आएगा, ये पार्टिकल चलते चलते जब अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पर आएगा तो टॉप मोस्ट पोजीशन पर जो हमारे पास इसकी वेलोसिटी है वो बस जीरो से थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। कंडीशन ऐसी है कि जैसे ही पार्टिकल अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचा है तो यहां पर वेलोसिटी 0.00001 भी होगी, तो बस इस टॉप मोस्ट पोजीशन को ये क्रॉस कर लेगा और बाकी का बचा हुआ आधा वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये खुद ब खुद कंप्लीट कर लेगा। बस यही कंडीशन है। तो इसी कंडीशन को यूज करते हुए यदि हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं किन दो पॉइंट के बीच में, तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हमारे पास हाफ m v स्क्वायर, ये लोअर मोस्ट लेवल है तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ले लेते हैं जीरो। टॉप मोस्ट पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी फिर से है जीरो, मतलब वेलोसिटी जीरो से थोड़ी सी ज्यादा है, और टॉप मोस्ट पोजीशन पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 2r के बराबर है। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, यहां से हमारे पास वेलोसिटी आ रहा है √4gr के बराबर का, ठीक है। तो इसके कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जो वेलोसिटी है वो √4gr से ज्यादा बड़ी होनी ही चाहिए, तभी ये बॉडी कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है, समझ गए। तो मेनली आपको इसका कंडीशन ध्यान रखना है। एक दूसरा केस में और इसका डिस्कस करता हूं, दैट इज केस नंबर 2। वो ऐसा है कि अब यहां हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये एक रस्सी है, स्ट्रिंग रस्सी, और इसके बॉटम से कनेक्टेड है हमारे पास एक पार्टिकल जिसका मास है m। इसको यहां से हम लोगों ने कर दिया है फिक्स, और फिर से सवाल वही है कि अब इस बीड को हम लोग कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें ताकि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर जाए। स्ट्रिंग की लेंथ r के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है वो पिछले कंडीशन से थोड़ा सा अलग रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रस्सी में जैसे ही टेंशन जीरो हुआ तो रस्सी स्लैग कर जाएगी, ठीक है, रस्सी स्लैग कर जाएगी। तो इसके लिए जो हमारा कंडीशन होता है कि बॉटम पर मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें ताकि पार्टिकल हमारा कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर ले, तो उसके लिए कंडीशन कुछ ऐसा है कि पार्टिकल जैसे ही बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचा, पार्टिकल जैसे ही बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचा, तो इस टॉप मोस्ट पोजीशन पर पार्टिकल के पास वेलोसिटी तो होनी चाहिए, वेलोसिटी तो होनी चाहिए, और कंडीशन ये है कि इस टॉप मोस्ट पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाना चाहिए। मतलब इतनी ही वेलोसिटी हम लोगों को पार्टिकल को देनी है ताकि स्ट्रिंग में टेंशन घटते 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 बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पर जीरो हो। तो आप सोचेंगे टॉप मोस्ट पोजीशन पर टेंशन जीरो हो गया तो रस्सी स्लैग हो जाएगी, पार्टिकल नीचे नहीं आएगा क्या? नहीं, नीचे नहीं आएगा, जिधर वेलोसिटी होगी उधर जाएगा, और वेलोसिटी कुछ ना कुछ है यहाँ पर। वेलोसिटी होने की वजह से पार्टिकल जैसे ही आगे चला रस्सी दोबारा से तन गई, और रस्सी दोबारा से तन गई तो पार्टिकल ने बाकी का बचा हुआ जो आधा सर्कुलर पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया। तो कंडीशन समझ में आ गया। कंडीशन यहाँ पे ये है कि टॉप मोस्ट पोजीशन पर एट टॉप टेंशन इन द स्ट्रिंग इज जीरो। तो टॉप मोस्ट पोजीशन पर जैसे ही आपने टेंशन जीरो किया तो पार्टिकल जिसका मास था m, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ही फोर्स है जिसका नाम है mg।
तो इस पोजीशन पर जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे तो आप बोलेंगे सर्कल के सेंटर की तरफ जो भी नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है mg, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। m से m कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर वेलोसिटी है अंडर रूट g इंटू r के बराबर। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी अंडर रूट जी आर है। तो ये पोजीशन हमारा इनिशियल पोजीशन था, ये पोजीशन हमारा फाइनल पोजीशन है। तो फिर से हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व करना ही पड़ेगा। और इन दो पॉइंट के बीच में जब आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं तो आप लिखेंगे काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। तो शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ एम वी स्क्वायर जो हमें ढूंढना है। शुरुआत का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी से मेरे कहने का मतलब है हाफ एम वी स्क्वायर और यहाँ पर वेलोसिटी है जी आर और शुरुआत फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है एम जी टू आर। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी आएगी आपके पास अंडर रूट 5 के बराबर। यानी जो मिनिमम वेलोसिटी है वो अंडर रूट 5 है और इस ऑब्जेक्ट के कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट 5 से तो ज्यादा ही बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग बात करते हैं अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तो फिर से ये सेंट्रीफ्यूगल कोई फोर्स नहीं होता है, मतलब दिस इज नॉट अ रियल फोर्स, ये रियल फोर्स नहीं है, दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल टर्म। ये क्या है? तो ये एक मैथमेटिकल टर्म है, एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है। कब लगाया जाता है ये मैथमेटिकल एडजस्टमेंट? तो ये मैथमेटिकल एडजस्टमेंट उस समय लगाया जाता है जब आप खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। नॉन इनर्शियल से मेरे कहने का मतलब है कि जब कभी भी आप खुद एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिडेट करने के लिए हमें एक एडिशनल फोर्स चाहिए होगा और वही एडिशनल फोर्स है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए मान लेते हैं ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पर यहाँ पे कोई एक m मास का पार्टिकल है जो ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यदि आप इस m मास के पार्टिकल की इक्वेशन, ये ऐसे रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे रस्सी से आपने कोई एक पार्टिकल बांध लिया और उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? यदि आप ग्राउंड से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे तो आप बोलेंगे ये सर्कल के सेंटर की तरफ है हमारे पास टेंशन T और वो टेंशन T किसके बराबर है? तो यही टेंशन आपका नेट फोर्स है जो पार्टिकल पर काम कर रहा है सर्कल के सेंटर की तरफ, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन T है m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। लेकिन फिर से यदि आप इसी पार्टिकल के ऊपर आप जाकर खड़े हो जाएं, आप खुद कहाँ खड़े हैं? इसी पार्टिकल के ऊपर, यानी आप खुद कैसे फ्रेम में हैं? तो आप एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हैं, आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप क्या बोलेंगे कि इस पर सर्कल के सेंटर की तरफ तो एक फोर्स है जो कि टेंशन फोर्स है, लेकिन इस टेंशन फोर्स के काम करने के बावजूद ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसको बैलेंस करने वाला कोई तो होना चाहिए। तो यही हमारा सूडो फोर्स है, यही हमारा मैथमेटिकल जुगाड़ है जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगाया जाता है। यानी आप खुद एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे तो आप बोलेंगे इस टेंशन के बराबर का ही एक दूसरा फोर्स है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इसकी डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है, आउटवर्ड होती है। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो एक्सप्रेशन है दैट इज अगेन m ओमेगा स्क्वायर r होगा, या वेक्टर एक्सप्रेशन में बोलूं तो दिस इज m ओमेगा स्क्वायर r वेक्टर होगा। r वेक्टर सर्कल के सेंटर से इस पार्टिकल के पोजीशन की तरफ जाने वाला एक वेक्टर है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है? m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर है जो कि टेंशन के बराबर है। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही सर्कल के सेंटर से दूर लगाना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिडेटेड रखने के लिए। समझ गए? ठीक।